हेलो फ्रेंड्स, आज अपने डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्लिनिकल रिलेवेंट टॉपिक है। क्या है? ईबीजी एनालिसिस। आर्टर ब्लड गैस एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ही है और क्लिनिकल ओरिएंटेशन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब मेन क्या रहता है कि सब कैसे निकालेंगे, ये एसिड बेस हो रहा है कि एल्कलोसिस हो रहा है कि एसिडोसिस हो रहा है, रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक है। रेदर देन इन कंपोनेंट्स को जानने के लिए मेरी एडवाइस है सभी रेजिडेंट डॉक्टर से, मैं क्लिनिकली ओरिएंटेड बात कर रहे हैं अपने, क्या पेशेंट्स को देखते हैं। अल्टीमेटली एम क्या होता है? अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करना। भाई आपको ट्रीट करना है पेशेंट के। ईबीजी निकालने का मतलब ये तो हुआ ना कि आप एनालिसिस करके आप उसमें फाइंड आउट करोगे भी क्या पैथोलॉजी है, कौन सी अबनॉर्मलिटी हो रही है, आर्टरियल गैस की अबनॉर्मलिटी हो रही है, बेसिस क्या है उसका, है ना। तो उससे पहले अपने को सबके कॉजेज़ पता होने चाहिए बेसिक, कि आपके कंडीशन में क्या क्या कॉजेज़ होते हैं और उनके क्लिनिकल फीचर्स और उनका ट्रीटमेंट। अगर आपको ये चीज़ पता ही नहीं है तो एनालिसिस करने का भी कोई मतलब नहीं है। तो मैं सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स या क्लिनिशियंस या जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप सीखना चाहते हो तो पहले इनके कॉजेज़ पता करो। 4 फैक्टर्स होते हैं, 4 ही इसमें अबनॉर्मलिटी है ना। वो कंपनसेटरी वाले बात आज छोड़ देते हैं, आज बेसिक करते हैं सभी के। आप 5-5 अगर कॉजेज़ आपको पता है, जो आप मैं लिखे हैं, मैंने इस एक सभी के लिए बनाया है ये। इनके कॉजेज़ भी मैंने एक नट शेल में लिखे हैं सारे। अगर आपको 5-5 कॉजेज़ पता है तो आप बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे ना, आप डायरेक्ट आप कर पाओगे, आपको एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बीजी की, देखते ही बोल दोगे ना। तो चलो अपने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेटाबॉलिक से, ठीक है। अब अपने को सबसे पहले कॉजेज़ पता होने चाहिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस के, क्या कॉजेज़ होंगे। देखो एनाइन गैप वाली बात अपने एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा उसमें कर लेंगे। तो मेन इसमें पैथोलॉजी क्या रहेगी आपके मेटाबॉलिक कंपोनेंट में? लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट, किसी भी तरीके से बाइकार्बोनेट चला जाए, कैसे जाएगा? पेशेंट अगर डायरिया हो रहा है, कोई स्टोमा बना दे ना, स्टोमा, या कोई रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो रहा है ना, या किसी तरह से वो एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है, कोई भी पैथोलॉजी है जिससे डायरिया हो रहा है, उसके बाइकार्बोनेट आयन का लॉस होगा। जिसमें नॉर्मल आयन गैप के वर्ड छोड़ो तो किसी भी कंडीशन में पेशेंट के ये हो रहा है, तो कोई डायरिया से पेशेंट आपके साथ प्रेजेंट हुआ है ना, या पेशेंट प्रेजेंट हुआ है, शुगर अनकॉन्शियस टाइप का हुआ है ना, उसकी हो गई ज़्यादा, शुगर 500 से ज़्यादा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, या लैक्टिक एसिडोसिस उस पेशेंट के हो रहा है, या एडिशन ऑफ कोई पॉइजनिंग होगी उसके। ये मतलब कोई पेशेंट आपके पास कैसा है कि डीके में पेशेंट आपके पास बहुत आसानी से आएगा, आपको पता लग जाएगा डीके का शुगर ज़्यादा है और ये उसकी 500 से ज़्यादा है, तो ट्रीटमेंट पार्ट होगा उसका। पैथोलॉजी आपको पता होना चाहिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मैं सभी डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर से एक्सपेक्ट करूंगा कि वो पहले कॉजेज़ पता कर ले। तो मैंने कॉजेज़ लिखे हैं, फेलियर टू एक्सक्रीट या लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट किसी तरह ज़्यादा हो जाए, ठीक है। ये तो एसिडोसिस की बात होगी। मेटाबॉलिक एसिडोसिस मतलब आपके बाइकार्बोनेट या तो ज़्यादा निकलेंगे, ठीक है, या जो H+ आयन नहीं निकलेंगे, ठीक है। एल्कलोसिस में क्या होगा? आपके जी वॉमिटिंग, पेशेंट आ रहा है वॉमिटिंग के साथ में आपके साथ प्रेजेंट हो रहा है, या पेशेंट को डायरेटिक्स चल रही है, तो उस कंडीशन में आपको पता लग जाएगा कि भाई ये एल्कलोसिस वाला पेशेंट है। तो हमेशा दिमाग आपको एकदम मतलब क्लियरिटी रखने, दिमाग में याद रख लेना कि भाई जीआई लॉसेस, वॉमिटिंग, पोस्ट डायरेटिक है ना। एक क्लोराइड सेंसिटिव या रेजिस्टेंस वाला भी बात होती है, ऊपर वाले तो क्लोराइड सेंसिटिव है, पर अपने इस बात को छोड़, एनाइन गैप को छोड़ो, बेसिक्स क्योंकि आज बात करें तो आप तो रिनोवास्कुलर हाइपरटेंशन या किसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अल्कलाई दे दी, तो आप 5 कॉजेज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, 5 कॉजेज़ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, इनके आपको कॉजेज़ जब आपको पता होंगे तब आप निकालना बहुत आसान होगा। फिर आप एनालिसिस में आपको दिखा दूंगा। तो कॉजेज़ आपको पता लगे एल्कलोसिस के, जीआई लॉसेस की वजह से हो रहा है, नेसोगैस्ट्रिक सक्शन आप ज़्यादा करोगे तो एल्कलोसिस हो जाएगा, ठीक है। अब इनके क्लिनिकल फीचर्स की अपने बात कर लेते हैं। क्लिनिकल फीचर्स तो देखो ऑलमोस्ट सब में सेम ही होते हैं, है ना, पर ट्रीटमेंट पार्ट अलग होगा। क्लिनिकल फीचर्स एसिडोसिस के क्या, एसिडोसिस में आपके क्या रह रहा था? एसिडोसिस में आपके बाइकार्बोनेट डायरिया और यूनिट्रोस सिग्मोइडोस्टोमी हो जाएगी, ये प्रोक्सिमल आर्टरी की दिक्कत हो जाएगी ना, एडिशन ऑफ H+ आयंस है ना, ये दो ही पैथोलॉजी है डीके। तो इसके फीचर्स के ससेप्टिबिलिटी टू एरिथमिया, डिक्रीज रिस्पॉन्स टू आइनोट्रोप्स इन सेकेंडरी हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन वाला चांस इसमें हो जाएगा। किडनी में होगा तो रिनल फेलियर की तरफ जा रहा होगा पेशेंट। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस का आपने सबसे पहले 3 चीज़, सबसे पहले आपको कॉजेज़ पता होने चाहिए, सभी के कॉजेज़ पता करो, कोई भी चारों के एटलीस्ट 5 कॉजेज़ आपको याद होने चाहिए। उसके बाद उसके क्लिनिकल फीचर्स पता कर याद रखो, और उसका ट्रीटमेंट क्या, मतलब अल्टीमेटली एम है पेशेंट का ट्रीटमेंट करना। आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे? तो ट्रीटमेंट जब आपको कॉजेज पता होंगे तो उसके आप ट्रीटमेंट करोगे। स्पेसिफिक मैनेजमेंट क्या है मेटाबॉलिक एसिडोसिस? अंडरलाइन कॉज, ट्रीटमेंट ऑफ दी अंडरलाइन कॉज। अगर डीके का पेशेंट है तो शुगर कम करो इंसुलिन दे करके, कोई भी रीज़न है उसका ट्रीटमेंट करो। स्पेसिफिक आप ट्रीटमेंट करोगे तो उसका जो एसिड बेस डिसऑर्डर है वो अपना भी सही हो जाएगा। एल्कलाई थेरेपी इज रिजर्व ओनली फॉर पीएच लेस देन 7.15। ऐसा नहीं है कि सबके बार के वो स्टार्ट कर दोगे आप बाय सोडियम बाइकार्बोनेट देख, ऐसे नहीं करेंगे। जो सबसे जिसके अगर पीएच कम आ रही है 7.15 उसका करेंगे। अगर मान लो आपको सही करना भी पड़े तो आप उसका ये फॉर्मूला याद रखना है। अमाउंट ऑफ H बाइकार्बोनेट रिक्वायर्ड टू ट्रीट इज 15 माइनस
एक्चुअल बाइकार्बोनेट इंटू 0.6 इंटू बॉडी वेट। उस पेशेंट का जितना बॉडी वेट होगा या जितना एक्चुअल बाइकार्बोनेट होगा उसको माइनस करके ये अपना निकालेंगे, और इसका हाफ करेक्शन का आधा, मतलब मान लो जितना भी इसके आ रहा है तो उसका हाफ ही देना है, और उसके आधे घंटे बाद आपको एबीजी करानी है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपको पता लग गई। 5 कॉजेज आपको अगर बोलेंगे तो लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट जैसे डायरिया, यूरोडेसिग्मेटोस्टोमी, प्रोक्सिमल आरटीए, एडिशन ऑफ एचडीके, लैक्टिक एसिडोसिस, एक्सोजेनस सैलिसाइक्लिक दे दिया, मिथेनॉल पॉइजनिंग ये। और इसका मैंने ये ट्रीटमेंट क्लिनिकल फीचर्स तो आप हेडेक कोमा कन्फ्यूजिंग है, तो ट्रीटमेंट कोई भी अंडरलाइंग कॉज है उसको ट्रीट करो तो आपकी पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की अपनों ने बात कर ली, जीआई लॉसेस, वोमिटिंग, टायरोटिक्स, ये 5 कॉजेज याद कर लिए। अब याद करेंगे इसके फीचर्स क्या है। इसके फीचर्स के ज़्यादा आपको ट्रीटमेंट पर इंपॉर्टेंस है। फीचर्स तो ऑलमोस्ट सेम ही होंगे। फीचर ट्रीटमेंट क्या होगा, आईवी नॉर्मल सेलाइन, सीधी सी बात है, लॉस हो रहा है तो आईवी नॉर्मल सेलाइन देना है, वॉल्यूम एक्सपेंड करना है, अगर डायरेटिक्स दे रहे हो डायरेटिक देना है, रिमूव ऑफेंडिंग एजेंट, किसी वजह से कोई दिक्कत हो रही है तो उसको हटाना है, रिप्लेसमेंट ऑफ पोटेशियम अगर डेफिशिएट हो रहा है तो करो, और एक्सट्रीम एल्कलोसिस हो गया तो उसको फिर हेमोडायलिसिस करना पड़ेगा। आगे आपको पिक्चर समझ में। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस लॉस होगा उसमें ना, एल्कलोसिस आप याद करो, लॉस होगा ना, तो लॉस होगा तो इन वजह से लॉस होगा, ये तो इन रहे कॉजेज, और ये रहा इनका ट्रीटमेंट। आईवी नॉर्मल सेलाइन में बेसिक आपको ये देना है। तो ये आपको आगे पिक्चर समझ में। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के मैंने आपको कॉजेज बता दिए, क्लिनिकल फीचर्स बता दिए और इनका ट्रीटमेंट बता दिया। अब बात करेंगे रेस्पिरेटरी की। तो पहले मैं आपको केवल इनके 5 वो बता रहा हूँ, है ना, क्लिनिकल फीचर्स, ट्रीटमेंट और ये कॉजेज। अब अपने बात करेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, जो मोस्ट कॉमन आपके इनकाउंटर्ड होएगा। सीएनएस डिप्रेशन, कोई सेडेटिव दे रखी, नार्कोटिक्स है, ब्रेन ट्रॉमा है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, माइस्थेनिया, ग्लूरमेनी सिंड्रोम, टेटनस, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई भी तरीके से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मीनिंग क्या है, आप बेसिक मीनिंग क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मतलब CO2 इंक्रीज होगी। तो CO2 किसी भी कंडीशन में आपकी CO2 इंक्रीज हो रही है ना, तो आप ये मान के चलो कि उसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है। मतलब आप पेशेंट वो नहीं कर पा रहा है, CO2 ज़्यादा होगा, मतलब बॉडी के अंदर CO2 वो निकाल नहीं पा रहा है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सीवियर निमोनिया, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी फिजन, चेस्ट कैविटी प्रॉब्लम, हिमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स, तो आपको इनमें कराने की जरूरत नहीं। हिमोथोरेक्स का पेशेंट है, आपको ध्यान है कि भाई वो क्या होगा, हिमोथोरेक्स पेशेंट, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्रॉनिक लंग डिजीज, ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव, सेंट्रल हाइपोवेंटिलेशन, कोई भी सिंड्रोम, सेंट्रल हाइपोवेंटिलेशन किसी भी कारण से होगा तो वो इसी में जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से। ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीट द अंडरलाइन कॉज। ठीक है, अब आपको पता लगे कॉजेज, पता लग गए आपको, ये सारे कॉजेज हैं ये। अब इनका ट्रीटमेंट आप करो। इस्टेब्लिश पेटेंट एयरवे एंड रिस्टोर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, अगर इन पेशेंट में जरूरत पड़े तो आप इंटूबेशन करने में बिल्कुल देर मत करो, क्योंकि आपके अंदर CO2 होती रहेगी, CO2 नार्कोसिस पेशेंट, उसमें वो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आप इंटूबेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, मतलब CO2 वॉश आउट करानी है आपको, वो CO2 वॉश आउट हो जाएगी तो पेशेंट आपके इंप्रूव हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी इन्फेक्शन, ब्रोंकोडायलेटर। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के कॉजेज, क्लिनिकल फीचर्स, हेडेक, कंफ्यूजन, इरिटेबिलिटी और ट्रीटमेंट। तो एसिडोसिस के ट्रीटमेंट बात पता होना चाहिए कि किस वजह से हो रहा है, तो आपको इंटूबेट कर देना चाहिए। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आपको पता लग रहा है इन वजह से है तो इंटूबेट करो और पेशेंट को। और अब बात करेंगे रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस की। रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस आपको पता है क्या है, नॉर्मल जो फिनोमेना, नॉर्मल पेशेंट आपको रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस के दिखते हैं किस में, कोई 1-2 एग्जाम्पल बता सकता है रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस किस में दिखता है। कोई भी पेशेंट होगा, एंजाइटी में होगा, पेन, फीवर, हाइपोक्सिया, और उसके प्रेगनेंसी, सेप्सिस, हाइपोटेंशन, लिवर फेलियर, मैकेनिकल वेंटिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट जाने, अगर आपका मैकेनिकल वेंटिलेशन पेशेंट है, ये आपसे MCQ भी पूछ सकते हैं, लॉन्ग टर्म आपके मैकेनिकल वेंटिलेशन पेशेंट, उसमें रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस मिलता है। रीज़न क्या है, इसमें हाइपर वेंटिलेशन हो जाता है, मतलब आपके रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होती है तो CO2 सारे वॉश होती रहती है। तो इसमें क्या मेन रीज़न क्या होता है, PCO2 इसमें बहुत कम हो जाती है। हाइपोथायरॉयड, हाई एल्टीट्यूड, ये इनके कॉजेज आपको याद रखने हैं। और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है, रीएश्योरेंस करो। कोई पेशेंट ज़्यादा घबरा रहा है, हाइपर वेंटिलेशन कर रहा है, तो उसको रीएश्योरेंस करो, एंजियोलाइटिक दो, सेडेशन, अगर वो हाइपर वो हो रहा है थोड़ा सेडेट करो। पेन कंट्रोल, कोई पेन की वजह से हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है तो वही करेंगे। ऑक्सीजन सपोर्ट, और अगर इंटूबेटेड पेशेंट में एल्कोलोसिस दिख रहा है तो उसमें आप रेट कम कर दो, रेस्पिरेटरी रेट कम करो और टाइडल वॉल्यूम भी कम कर दो। तो ये आपने मेरे जो मैंने एक पेज पर एक शॉर्ट नट शेल में आपको बताया है कि ये फीचर्स आपको पता होने चाहिए इनके, कि क्लिनिकल फीचर्स क्या है और उनके कॉजेज़ और उसका ट्रीटमेंट। तो आपको पिक्चर समझ में आ गई होगी। तब मैं आप अपनी जो पहली जो स्लाइड रखी थी मैंने, ये जो मैंने बनाई है आपको बताता। अब आपको मैं एनालिसिस करना सिखाता हूँ। चेक आर्टरियल pH। अब आपको हमेशा ये ध्यान रखना है pH की वैल्यू कितनी, 7.35 टू 7.45, PCO2 7.35 टू 7.45 और बाइकार्बोनेट 22 टू
28 ये आपको ध्यान रखनी है। एसिडी में आप बेसिक मानेंगे 7.4 pH है, ठीक है। तो आपको कोई ज़्यादा मतलब नहीं करना, आपको केवल एक पैरामीटर चेक करो, कोई ज़्यादा पैरामीटर देखना नहीं, एक पैरामीटर बाइकार्बोनेट नहीं देखना आपको, ये PCO2 देखना है। PCO2 देखो उसमें अगर 40 से ज़्यादा है तो 40 से ज़्यादा होगा एसिडी में है, और 40 से ज़्यादा है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। तो ये अपोजिट चलेंगे। मेटाबॉलिक में दोनों एक ही डायरेक्शन होंगे, पीएच भी कम बाय CO2 भी कम, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। पहले आपने एसिडोसिस बता दिया, एसिडी में बता दिया, एसिडोसिस हो गया। सेम डायरेक्शन में है ये, पीएच के सेम डायरेक्शन में बाइकार्ब ये है, ये CO2 है, तो मेटाबॉलिक हो जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये ये एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है। एसिडोसिस आपको समझ में आ गया, और ये कॉजेज मैंने आपको बताए थे, ठीक है। अब ये स्लाइड में डाल दूंगा। दूसरा, पीएच ज़्यादा है, पीएच ज़्यादा होगी तो अब दो ही कंडीशन है, या तो PCO2 कम होगा या ज़्यादा होगा। कम होते ही आपको बोला था पीएच के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो रेस्पिरेटरी कंपोनेंट, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में ना, पीएच के अपोजिट डायरेक्शन में, मैं यहाँ पर ये लिख भी देता हूँ। और PCO2 उसके सेम डायरेक्शन में होगी तो ये मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। तो पीएच के इन्वर्सली रिलेशन में रहेगी PCO2, तब ये रहेगा रेस्पिरेटरी कंपोनेंट, रेस्पिरेटरी इन्वर्सली। अगर CO2 ज़्यादा और पीएच कम होगी, समझ में आ गई मेरी बात, तो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, ये वाली कहानी अपने। और कॉजेज़ आपको मैंने बता ही दिए, जैसे CO2 कम हो रही है, ठीक है, और पीएच ज़्यादा हो रही है तो आपके पी हो जाएगी। अगर PCO2 भी ज़्यादा, ये रेस्पिरेटरी, अगर इंक्रीज CO2 और इंक्रीज पीएच, ये रीजन आ जाएगा तो मेटाबॉलिक। दोनों सेम डायरेक्शन, इन्वर्सली नहीं, अपोजिट बोल सकते हैं इसको, अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन, पीएच एंड CO2 सेम, CO2 भी इंक्रीज, पीएच भी इंक्रीज तो मेटाबॉलिक होगा, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक कंपोनेंट हो गया, तो वो आपको मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस होगा। पहले तो अल्कोलोसिस फर्स्ट आपको पता करना है, अल्कोलोसिस पता करना है, फिर उसके बाद में रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, ठीक है। उसके बाद में उसके कॉजेज़, उसके बाद में क्लिनिकल फीचर्स, उसके बाद में उनका ट्रीटमेंट। अल्टीमेटली ट्रीटमेंट ही है, ठीक है। तो मैंने आपको आज पहले क्या बताया है, सबसे पहले उनके कॉजेज़ याद रखो, कॉजेज़ ये 3 चीज़ याद रखो, उसके बाद आप किसी भी आपका डायग्नोसिस करो। आई होप एक ये न्यू अलग तरीके से पढ़ने में आपको कुछ पसंद आए, और तो कोई कमेंट देना। इसका पार्ट 1 ही बनाया मैंने, एनाइन गैप, और थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा वो पार्ट 2 में बनाऊंगा, जिसमें एनाइन गैप होगा, और जो कंपनसेटेड डिसऑर्डर्स है वो अपने इसके बाद में डिस्कस करेंगे। इस चार्ट से आपको मतलब ऑलमोस्ट सारी पिक्चर्स आपके क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।